बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय मेरा बचपन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके मूल्यों महत्वों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 6 मेरा बचपन। पाठ परिचय के माध्यम से हमें पता चलेगा कि बचपन से जुड़ी सुनहरी यानी अच्छी यादें भुलाई जाती। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो यादें हमेशा हमें दिमाग में रहती हैं। इस आत्मकथांश में शांति निकेतन के संस्थापक गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर अपने बचपन की कुछ झलकियों को प्रस्तुत किया है, जिन्हें पढ़कर यह सहज ही ज्ञान यानी आसानी से पता चल जाता है कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं। जो होनहार बच्चे हैं उनका ज्ञान शुरू से ही पता चल जाता है कि ये होनहार निकलेंगे। आइए पढ़ें। जब मैं बहुत छोटा था, नौकरों के पास रहा करता था। उन दिनों धनी परिवारों के लिए यह सामान्य बात थी। बच्चे अपनी माँ को रात में ही देख सकते थे। बीमार होने पर पिता से उनकी मुलाकात और भी कम होती थी। नौकर ही देखभाल करते थे और नौकर ही कहानियां सुनाया करते थे। एक ऐसा ही नौकर मेरे यहाँ था, जिसका नाम था ब्रजेश्वर। उसके केश यानी बाल और दाढ़ी भूरे रंग की थी। चेहरे की चमड़ी सूखी और टनी हुई थी। स्वभाव से गंभीर था, सोच समझकर बातें करता था। मैंने सुना था कि पहले वह गांव के किसी स्कूल में पढ़ाया करता था, यानी किसी का विद्यालय का अध्यापक था। छुआछूत के मामले में कठोर था। नहाने के लिए तालाब में जाता तो डुबकी लगाने से पहले पानी हो 5-6 बार इधर उधर हटाता। नहाकर लौटते समय वह रास्ते पर इतनी सावधानी से चलता कि कोई उसे लग न जाए, कुछ उसे छू न जाए। खाने के मामले में वो बहुत लालची था। हम बच्चों की थाली में पूरा खाना कभी नहीं परोसता था। दूर बैठकर पूरी हिलाता रहता और पूछता, तुम्हें और चाहिए? उसकी पूछने का अंदाज कुछ ऐसा होता कि न ही कहता, मतलब अगला बंदा मना ही कर देता था, चाहे उसे भूख ही क्यों ना हो। एक बार न कहने के बाद हाँ कहने का मौका वो नहीं देता था। दूध के कटोरे भी उसे बहुत पसंद थे। मुझे तो दूध पसंद ही नहीं था। कम खाकर मैं कमजोर नहीं, ताकतवर था। कभी बीमार नहीं पड़ा। पेट दर्द किसे कहते हैं यह तो मैं जानता ही नहीं था। कभी स्कूल जाने का मन न होता, कभी पेट दर्द के बहाने किया करता था। इससे मेरी माँ परेशान नहीं होती, मुस्कुरा कर कहती, स्कूल मत जाओ, क्योंकि वो माँ थी। माँ जानती थी कि मेरे बच्चे के पेट में दर्द नहीं हो रहा, वो सिर्फ स्कूल न जाने का एक बहाना कर रहा है। नौकर मुझे रामायण की कहानियां सुनाया करते और इन कहानियों के आधार पर बांधा भी करते। जब उन्हें अपने काम से बाहर जाना होता तो मुझे जंगलेदार खिड़की के पास बैठाकर खड़ियों के चारों ओर लकीरें खींच देते। फिर कहते, छोटे मालिक, इससे बाहर मत निकलना, यानी ये आपकी सीमा है, इससे आगे आप मत जाना। तुम तो जानते ही हो कल लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलने पर सीता मैया का क्या हाल हुआ था, यानी वो उस बच्चे को डरा देते थे। भयानक राक्षस उन्हें पकड़ कर ले गया, याद है ना? मुझे घेरे में बंद कर नौकर चले जाते थे। मैं खिड़की के बाहर तालाब और बड़े से बरामदे के पेड़ को देखता, घंटों बैठा रहता। वहीं से मैंने चीजों को ध्यान से देखना और उन्हें अपनी यादों में संजोना सीखा है। थोड़ा बड़ा होने पर मुझे नौकरों की देखभाल से अलग कर दिया गया। मुझे अपने भाई बहनों से मिलने जुलने का मौका मिलने लग गया। अपने पिता की 14वीं संतान था। वो कितना? 14वीं संतान था, 14। मेरे कई भतीजे भांजे भी मुझसे बड़े थे। बड़ी बहन का लड़का सत्य और सोमेंद्र मेरे साथी थे, यानी साथ के थे। सत्य मुझे एक बात के लिए हमेशा डराता रहता था कि शांति निकेतन कभी मत जाना। मुझे आश्चर्य होता, यानी मुझे बड़ा अजीब लगता, क्यों नहीं जाना? पिताजी वहां जाते हैं, वहां उनका मकान है।
सत्य कहता, लेकिन वहाँ का सफर जो रास्ता है वह बहुत खतरनाक है। वहाँ रेलगाड़ियों से जाना होता है और रेलगाड़ियां तो मौत का फंदा है, लोगों को इधर उधर फेंकती हुई चलती है। मैं जब बड़ा हुआ तो पहली बार रेलगाड़ी से शांति निकेतन गया। तब जाना कि रेल की यात्रा वैसी भयानक नहीं होती जैसी मुझे सत्य ने बताई थी। मैं जब 8 साल का था, यानी 8 वर्ष मेरी उम्र हो गई, उस समय मुझे पढ़ाने एक मास्टर आया करते थे। एक बार बरसात के मौसम में सड़कों पर पानी भर आया। मैं चाह रहा था कि मास्टर जी आज न आए, लेकिन मेरी सारी उम्मीदों को मिट्टी में मिलाकर सड़क के मोड़ पर उनका पैबंद लगा काला छाता दिखाई पड़ रहा था। अब कोई उपाय नहीं था, मुझे नींद भी आने लगी थी। अजीब बात यह थी कि उनके जाते ही मेरी आंखों की नींद गायब हो गई थी, क्योंकि वैसे ये हम सबके भी साथ होता है। जब हमें पढ़ने के लिए कहा जाता है तो हमें क्या होता है, नींद आ जाती है, लेकिन जैसे ही पढ़ने का नाम गायब होता है तो हम सबों की आंख खुल जाती है, हमें नींद गायब हो जाती है। शुरू शुरू में स्कूल जाने का मेरा मन करता था। सुबह सत्य और सोमेंद्र को गाड़ी से स्कूल जाते देख मैं भी रोता और गिड़गिड़ाता था कि मुझे भी स्कूल जाना है। आखिर मुझे भी स्कूल भेजा गया। घर पढ़ाने वाले मास्टर जी बहुत नाराज हुए। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, अभी तुम स्कूल जाने की जिद कर रहे हो, वह दिन जल्दी ही आने वाला है जब तुम स्कूल न जाने के लिए भी रोओगे। और सचमुच वह दिन जल्दी ही आ गया। पहले ही दिन मुझे स्कूल से नफरत हो गई। वो पहले दिन स्कूल को नापसंद करने लग गया। प्रकृति और खुले आकाश से दूर एक अलग कमरे में बंद होकर पढ़ना मुझे बुरा लगता था, खराब लगता था। मैं स्कूल से छुट्टी के उपाय सोचता। जो मुंशी जी मेरे भाइयों को अरबी फारसी पढ़ाते थे, उनसे छुट्टी के लिए अर्जी लिखवाने की विनती मैं करता था। लेकिन स्कूल में विज्ञान और चित्रकारी में मुझे मजा आता था, मुझे आनंद आता था, उनका इंटरेस्ट था उसमें। उन्हीं दिनों मैं कविता भी लिखने लगा। एक कॉपी में कविता लिखकर उसे जेब में लिए फिरता था। सत्य और सुमेंद्र ने कविताएं पढ़ी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई। फिर मेरे शिक्षकों यानी अध्यापकों ने भी वे कविताएं पढ़ी और उसकी तारीफ करी, प्रशंसा की। यह बात पिताजी के पास भी पहुंची। उन्होंने कविताएं देखी और उसको पढ़ के वे हल्के से हंस दिए, यानी मुस्कुरा दिए। स्कूल से अरुचि होने के बावजूद मेरी पढ़ाई बराबर चलती रही, यानी पढ़ाई में मेरी में कोई कमी नहीं आई। घर पर भी भाषा, गणित, विज्ञान, चित्रकला, संगीत सभी सिखाया जाता था। शरीर को स्वस्थ बनाने पर भी मेरे पर जोर दिया जाता था, यानी शारीरिक सुख सबसे प्रथम होता है। अगर आप शरीर से बलवान होंगे, आपके शरीर में कोई रोग नहीं होगा, तो स्वस्थ शरीर जो है वो मनुष्य का पहला सुख होता है। उस पर भी जोर दिया जाता था। घर में संगीत के स्वर भी गूंजते रहते, तरह तरह के लोग घर आते रहते थे। हमें प्राचीन धर्मों, परंपराओं, आदर्शों और रीति रिवाजों का आदर करना सिखाया जाता। मुझे रामायण और महाभारत से भी लगाव हो चुका था। अब प्राचीन बांग्ला पुस्तकों को पढ़ने की रुचि जागी। वे किताबें सोने वाले कमरों में अलमारियों में बंद रहती थी। उन्हें निकालने के लिए कभी कभी चाची की साड़ी की छोर से बंधे चाबी के गुच्छों को भी मुझे चुराना पड़ता था। जब पिताजी यात्रा पर बाहर गए होते, मैं चुपचाप उनके कमरे में घुस जाता, उनकी कुर्सी पर बैठकर उनकी कोई किताब में पढ़ने लग जाता था। जब मैं 12 वर्ष का था, मेरा उपन्यास संस्कार किया गया। केसरिया कपड़े पहने, सिर मुंडाई कमरे में गायत्री का जाप करने में मुझे बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। मैं सिर्फ इस बात से परेशान था कि मुंडे सिर के साथ स्कूल कैसे जा पाऊंगा। लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। उत्सव समाप्त यानी खत्म होने पर पिताजी ने मुझे बुलाया और पूछा, तुम कुछ महीने के लिए मेरे साथ यात्रा पर चलना पसंद करोगे? घर से निकलकर यात्रा पर जाने से मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत मजा आ रहा था। मैं पिताजी के साथ पहले शांति निकेतन गया। पिताजी के नजदीक
आने का यह मौका मुझे पहली बार मिला था। पिताजी मुझे छोटे मोटे काम करने को कहते, मैं उनकी घड़ी में चाबी देता, उनके खुदरे पैसों को संभालता यानी खुले पैसों को, और भिखारियों को भीख देता। वहीं मुझे पता चला कि कविताएं लिखने के लिए शांति निकेतन से अच्छी कोई जगह नहीं है। मैं बगीचे में नारियल के पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ जाता, अपने पैर सामने फैला देता और लिखने लग जाता था। कुछ दिनों बाद हम अमृतसर गए। वहां 1 महीना ठहरे। पिताजी मुझे अंग्रेजी, बांग्ला, व्याकरण, संस्कृत व खगोल शास्त्र पढ़ाते थे। वे हमेशा खाना खाते, जो मुझे भी अच्छा लगता था। इस यात्रा में पिताजी का दूसरा ही रूप देखने को मिला, जबकि अपने जन्म स्थान जोड़ासंको में हम लोग उनसे डरा करते थे, उनसे भयभीत रहते थे। घर लौटकर मैं अपनी यात्रा के किस्से सबको सुनाता। माँ को मुझ पर बड़ा गर्व होता। घर में मेरे भाई ज्योतिन्द्र और भाभी कादम्बरी मुझे कविता से जुड़ने में मदद करते थे। माँ की मृत्यु के बाद में बड़ी बहन सौदामिनी मेरा ध्यान रखने लग गई। यानी इनकी माँ की मृत्यु के बाद में इनका कार्यभार किसने संभाला? सब कुछ इनकी दैनिक जिंदगी को संभालने वाली इनकी बड़ी बहन थी, जिनका नाम सौदामिनी था। नाटक और संगीत के अलावा ज्योतिन्द्र की रुचि घुड़सवारी और तैराकी में भी थी। वह मुझे घुड़सवारी और तैराकी सिखाते। एक बार वह मेरे लिए किराए का एक लट्टू ले आए। मैं उस पर चढ़कर देहात की ओर निकल गया। मैं उस पर से सिर्फ इसलिए नहीं गिरा कि ज्योति दादा को भरोसा था कि मैं नहीं गिरूंगा। ज्योतिन्द्र दादा नाटक लिखा करते थे। क्या लिखा करते थे? वे एक नाटक के रचयिता थे, रचयिता थे। नाटक के लिए गीत मुझसे लिखवा दे। नाटक के बीच में जब वे गीत गाए जाते, जो सबको आश्चर्य होता कि कम उम्र में लड़की ने यह गीत लिखा है। यानी उनकी उम्र इतनी कम थी कि लोगों को भरोसा करना मुश्किल होता था कि वो इतना अच्छा लिख सकते हैं। 16 साल का हो गया था। मेरे भाई बहन मेरे भविष्य को लेकर चिंता करने लगे थे। भाई सत्येंद्र ने सुझाव दिया कि मुझे इंग्लैंड भेज देना चाहिए। मुझे वहां मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर कानून की पढ़ाई करनी थी। इससे पहले चुस्त और आधुनिक बनने के ख्याल से मुझे अहमदाबाद के सत्येंद्र दादा के पास रहना पड़ा। अहमदाबाद और मुंबई में 6 महीने रहने के बाद मेरे इंग्लैंड रवाना होने का समय अब आ चुका था। 20 सितंबर 1878 की शाम यानी 1878 की शाम 5 बजे मैं समुद्री जहाज से मुंबई से इंग्लैंड के लिए रवाना हो गया। यानी अब ये मुंबई से इंग्लैंड जा रहे थे। डेक की रेलिंग के पास अकेला खड़ा मैं जेटी और जहाज के बीच का बढ़ता हुआ अंतर देख रहा था। अचानक मुझे उदासी ने घेर लिया। मैं अपने पीछे भारत का किनारा ही नहीं, अपने बचपन को भी छोड़ रहा था। मैं फौरन डेक से हट गया और अपने कैबिन में जाकर लेट गया। इस सुंदर से पाठ के रचयिता हैं हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इसी के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य की कक्षा में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।